Hello students, welcome to all. This is Mahipal Swami, PGT Physics from KV2 बीकानेर. आप सभी का फिजिक्स डिफ्ट अकेडमी पर बहुत स्वागत है. एंड टुडे वी डिस्कस कूलम्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कूलम्स लॉ. According to this law, the electrostatic force of interaction का यहाँ मीनिंग है कि वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है. सबसे पहले हम यहाँ ये एज्यूम करते हैं कि लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज चार्ज इज R. और अभी हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इन दोनों चार्जेस को एयर में या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है. ओके, तो अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. ये जो वैल्यू है फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. एंड फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इन दिस केस, एयर वाले केस में, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है वहाँ एक कॉन्स्टेंट, एंड हियर दिस कॉन्स्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इसको हम एक सिंपल नोटेशन से शो कर सकते हैं कि this is the magnitude of the force. Which force? Electrostatic force, the acting between these two charges. And this constant K is known as the electrostatic force constant or Coulomb's constant. Okay? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या चीज़ है. ओके, हियर इन वैक्यूम, यहाँ भी हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं. इन वैक्यूम K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी. सो लेट्स डिस्कस परमिटिविटी फर्स्ट. परमिटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. मान लिया हमने दो चार्ज लिए हैं और ये दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हैं. किसी मीडियम में रखे हुए हैं यानी कोई ना कोई मीडियम है एंड एवरी मीडियम हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एवरी मीडियम है सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, सर्टेन वॉल्यूम. और इन्हीं प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी. एक फिजिकल क्वांटिटी होती है परमिटिविटी, जो ये शो करती है कि फोर्स का कितना अफेक्ट ये मीडियम अलाउ करेगा और कितना अफेक्ट ये अलाउ नहीं करेगा. और वी कैन से चार्ज का कितना अफेक्ट ये मीडियम पास करेगा, कितना पास नहीं करेगा. दिस शोज दी परमिटिविटी. जैसे हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया है, यहाँ पर इस चार्ज ने 100 इफेक्ट फोर्स, कोई अमाउंट क्रिएट किया है फोर्स का, तो उस इफेक्ट में से इस मीडियम ने 60 इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया. तो यहाँ पर हमें कितना मिला? 40. अब हमने एक दूसरा मीडियम कंसिडर किया जिस मीडियम ने 90 अमाउंट ऑफ दिस इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया है. Then here we get only 10. Means from this example it is clear that more the permittivity, less the amount of force. जैसे जैसे परमिटिविटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू जो हमें यहाँ मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो हमें यहाँ मिल रही है, वो कम हो रही है. तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ चार्ज, विच इफेक्ट जो चार्ज फोर्स जनरेट करने के लिए यूज़ करता है. तो परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं. हम यहाँ दो तरह की परमिटिविटी को शो कर सकते हैं. वन इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जब हमने इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा था या मान लो एयर में रखा था, then that permittivity is known as the epsilon naught, means permittivity of free space.
यानी जब मीडियम नहीं होता कोई भी, यानी एयर या फिर वैक्यूम है, उस केस में जो परमिटिविटी है उस परमिटिविटी को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड द सेकेंड वन इज एप्सिलॉन एम. एप्सिलॉन एम मीन्स परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. जिस मीडियम में है हम, उस मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. मीन्स एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन एम इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम. और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 एंड हैज़ सम यूनिट. अभी हम बात करते हैं क्या यूनिट होती है. ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ परमिटिविटी. तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. परमिटिविटी इज़ दी characteristic of electrical characteristic of any medium which absorb the effect of charge. तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, इस एब्जॉर्प्शन को हम परमिटिविटी कहते हैं. यानी कोई भी मीडियम जितना ज़्यादा इफेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी ज़्यादा उसकी परमिटिविटी है, हमें फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम मिलेगी. दिस इज़ द परमिटिविटी. और परमिटिविटी दो तरह की हमने डिस्कस की है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12. अब यहाँ जो वैल्यू के जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब की वैल्यू पुट करने के बाद में वी गेट 9 इंटू 10⁻9. मीन्स हमें ये वैल्यू लर्न करनी है. वैल्यू ऑफ के इज़ 9 इंटू 10⁻9. और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. तो पहले ये देखते हैं यूनिट कैसे आई है. और इसकी डायमेंशन है m1 l3 t-4 a-2. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. जैसे अभी हमने कहा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स इज़ k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. अगर मैं इसी इक्वेशन को k के लिए सॉल्व करूं देन k इज़ f r स्क्वायर अपॉन q1 q2. अब सभी की यूनिट पुट कर दो. फोर्स है तो फोर्स की यूनिट इज़ न्यूटन. यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर. यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया हमने. अपॉन में चार्जेस है और चार्ज की SI यूनिट होती है कुलम. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में सीखा है ये. तो कुलम, और दूसरा भी चार्ज है तो उसके भी कुलम. यानी द यूनिट ऑफ के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम स्क्वायर. ओके. और अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी, चाहे वो एप्सिलॉन नॉट हो चाहे एप्सिलॉन एम है. एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी. तो जो हमारे पास फॉर्मूला है k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 इज़ कांस्टेंट, हियर 4 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट. मीन्स द रिलेशन बिटवीन k एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ इनवर्स टाइप. सो k इज़, है ना, तो जो k की यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट उसके रिवर्स होगी. तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एम इज़ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर. अब हम बात करते हैं k और एप्सिलॉन की डायमेंशन की. तो जो अभी अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया था k इज़ f r स्क्वायर अपॉन q1 n q2, है ना. तो इसी से हम डायमेंशन फाइंड करते हैं. Here force, dimension of force is m1 l1 t-2 and r is distance and dimension of distance is l1 और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया l2. ओके. अपॉन में चार्ज है, दो चार्जेस है, वी हैव 2 चार्जेस एंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज a1 t1, अगेन a1 t1 and after solving m1 l, here we have 2l, l1 and l2, so we get m1 l3 t1 t1 and t-2. after solving we get t-4, a1 a1 और उसको जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे then we have a-2. this is the dimension of k. और अगर हमें अब एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन एम की डायमेंशन फाइंड करनी है तो डायमेंशन क्या आ जाएगा,
दिस इज m माइनस 1, जस्ट इसका रिवर्स l माइनस 3, t प्लस 4 एंड a प्लस 2. ओके, अब यहाँ पे हमें एक बात और, अगर हम ये वैल्यू भी लर्न करके रखेंगे तो हमारे लिए बढ़िया होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि बहुत बार हमें 1/ε0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो बार बार 1 दिस वैल्यू से बेटर है आप ये सीधी वैल्यू ये लर्न रखो. 1/ε0 की वैल्यू होगी 0.113 इंटू 10⁻12. कंपल्सरी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अगर हमें 1/ε की वैल्यू डायरेक्ट याद है तो. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. अब ये क्या नई चीज़ आ गई, हमने अभी भी पढ़ा है ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर हमने पढ़ा εm परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी. तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ना. तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं अगेन वही दो चार्जेस हमारे दोनों फेवरेट Q1 चार्ज Q2 चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं r है, और यहाँ पर अभी कोई मीडियम नहीं है, यानी हम एज्यूम करते हैं एयर या वैक्यूम एज्यूम कर लेते हैं. तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमने अभी अभी कूलम्ब लॉ में सीखा है, और उसको मैं F0 से डिनोट कर रहा हूँ. तो F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. यहाँ एप्सिलॉन कौन सा आएगा, नॉट वाला एप्सिलॉन आएगा, यानी फ्री स्पेस. एयर क्या है, मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर है, तो जो परमिटिविटी आएगी वो भी कौन सी आएगी, उस वैक्यूम वाली ही आएगी, यानी एप्सिलॉन नॉट आएगी, और वही दो चार्ज का मल्टीप्लाई एंड r स्क्वायर है ना. ओके, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम. अब हम इन्हीं चार्जेस को बिना डिस्टेंस मूव किए मीडियम चेंज कर देते हैं. हम यहाँ चार्ज चेंज नहीं कर रहे, बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, हमने बस इन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे उठा के हमने मीडियम चेंज कर दिया. मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई दूसरा मीडियम रख दिया यहाँ पर. ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार मीडियम चेंज कर दिया, केवल मीडियम चेंज किया है. मैं वापस बोल रहा हूँ, चार्जेस को चेंज नहीं किया हमने, बीच की डिस्टेंस को भी चेंज नहीं किया, हमने बस एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम, जैसे मान लिया हमने वाटर रख दिया. तो नाउ दिस टाइम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डिनोटेड बाय Fm, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए फोर्स कौन सा, मीडियम में फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन. परमिटिविटी आएगी, लेकिन ये दिस टाइम जो परमिटिविटी होगी εm होगी, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हम किसी मीडियम में हैं इसलिए, एंड सेम Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. और जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, यानी F0 डिवाइड बाय Fm, तो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ Fm इज 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. दोनों को डिवाइड करने पर ये वैल्यू कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, एंड दिस F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू दी एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये जो रेशो है, इस रेशो को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और इसको डिनोट करेंगे एप्सिलॉन r से. तो यहाँ पर एप्सिलॉन r को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वन इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड द सेकंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स. मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम to the permittivity of free space. Okay, epsilon r is the epsilon m divided by epsilon naught. यानी ये रेशो है दो परमिटिविटी का, permittivity of medium to the permittivity of free space, or we can say it is the ratio of the two forces, force acting between two charges when these charges are in which medium, air, to the when these two charges are in medium. इन दोनों का रेशो इज एप्सिलॉन आर. इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ करेंगे. लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपेसिटर वाला चैप्टर में. लेकिन वहाँ पर भी हम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे दैट इज सेम रिलेटिव परमिटिविटी. तो ओके, अब हम आगे मूव करते हैं. देखो
एप्सिलन नॉट की यूनिट है, एप्सिलन एम की यूनिट है, लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की तो रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ नो यूनिट। अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे वापस हमारे दो फेवरेट चार्जेस, ये दोनों चार्जेस को हमने लिया, इन दोनों चार्जेस के बीच में अभी हम एयर एज्यूम कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है सपोज दैट इज़ 100 न्यूटन। अब हमने ये मीडियम चेंज कर दिया और हमने इस एयर की जगह यहाँ वाटर फिल कर दिया, ओके वाटर। तो हियर the value of force, this time the value of force is the 1/81 times of the 100 न्यूटन। यानी यहाँ पर मेरे जो फोर्स की वैल्यू है इस बार इस मीडियम में जब मैंने वाटर रखा यहाँ पर दोनों के बीच में, तो इस बार जो फोर्स की वैल्यू है वो प्रीवियस फोर्स के कंपैरिजन में 1/81 टाइम्स हो जाएगी, यानी मेरे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये जो 81 है, 81 इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर दी वाटर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या शो कर रहा है? एप्सिलॉन आर ये शो कर रहा है कि फ्री स्पेस के कंपैरिजन में हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी जब उस चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाता है। ओके, वी हैव सम वैल्यूज फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर इज़ 1, फॉर एयर एप्सिलॉन आर इज़ 1.006। तो हम इसको लगभग सेम ही मानते हैं, इसलिए हम एयर और वैक्यूम को एक ही कंसिडर करते हैं। वाटर के केस में एप्सिलॉन आर इज़ 81 एंड फॉर मेटल एप्सिलॉन आर इज़ इन्फिनिटी। यानी देखो जैसे जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जैसे जैसे मीडियम ये चेंज कर रहे हैं, एयर के कंपैरिजन में अगर हमने वाटर लिया तो उसका उस केस में जो फोर्स है 1/81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगेन वी कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस। इस बार हमने दोनों पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, यानी हमें अभी हम ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर के हैं और पॉजिटिव नेचर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि Q1 Q2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम दोनों पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू इट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इस केस में और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। दोनों चार्जेस का नेचर पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी जो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें देन F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² एंड वी हैव सम डायरेक्शन ऑल्सो, दिस इज प्लस माइनस r²। साथ में क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन भी होगी and the direction of this force is along the line, which line? जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ही होगी। लाइन के अलोंग होगी तो या तो ये इस लाइन के इस तरफ होगी या फिर लाइन के बाहर की तरफ होगी, लेकिन इतना श्योर है होगी कहाँ, इस लाइन के अलोंग द लाइन ही होगी। ओके, जैसे अगर हमारे इस केस की बात करें तो इस केस में हमने दोनों चार्जेस पॉजिटिव माने हैं, तो फोर्स की वैल्यू कहाँ है, लाइन के अलोंग है बट रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर हमने दो नोटेशन यूज़ किए हैं, F12 एंड F21। हियर F12 शोज दी फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, पहले चार्ज पे लगने वाला फोर्स है ड्यू टू द सेकंड चार्ज, एंड F21 शोज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज। यहाँ पर जो पास में जो सिंबल आ रहा है इसका मतलब ये उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, F2 पे लगने वाला फोर्स है, और किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स है। जैसे यहाँ पे अगर हम एज्यूम करते हैं कि दिस F12 इज दिस, कि फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, इस Q2 की चार्ज की वजह से, तो ये चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें F21 की, तो ये चार्ज यहाँ पर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इस तरफ जाएगा। तो दिस इज़ द F21। ओके, यानी अगर हम बात करें दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो कूलम्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी।
बट होगी कहाँ, इस अलोंग द लाइन, लाइन के अलोंग ही होगी। अब हम कंसिडर करते हैं, मान लिया दोनों चार्जेस का नेचर नेगेटिव है, Q1 दोनों नेगेटिव है, बट नेगेटिव है तो इसका मीनिंग भी यही हुआ कि Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव है तो अगेन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगेन रिपेल करेंगे तो इस बार भी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम रेडियली आउटवर्ड होगी, पिछली बार की तरह। ये देखो बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, ठीक है। यानी जैसे इन वैक्यूम अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो ऑल इन ऑल वी कैन से इफ़ वी हैव सेम नेचर चार्ज, दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो जो डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। F12 is 1/4 pi epsilon naught this and F21 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो डायरेक्शन अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ F21 एंड F12, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, तो चेंज किस में है, ओनली डायरेक्शन में। एक की डायरेक्शन R21 है और दूसरे की डायरेक्शन R12 है, डायरेक्शन में चेंज है, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर चार्ज हमने अपोजिट नेचर के लिए हैं तो अपोजिट नेचर के यानी एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा, इस केस में Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन वी गेट नेगेटिव वैल्यू लेस देन जीरो। तो इस केस में जो फोर्स की वैल्यू है वो अलोंग द लाइन होगी, चार्ज की इस फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा ही अलोंग द लाइन होगी। अब ये नेचर पे, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगी कि अलोंग द लाइन रेडियली आउटवर्ड होगी या ये अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड होगी। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है, उसी लाइन के अलोंग है लेकिन अंदर की तरफ है इस बार, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर दोनों में अट्रैक्शन होगा तो अंदर की तरफ। अगेन वी हैव टू वैल्यूज F21 and F12. F21 is the force acting on charge 2 due to charge 1 and F12 is the force acting on charge 1 due to charge 2। वापस इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, but the direction is opposite। F12 is same and F21 is this, and from these two equation it is clear that in all case F12 vector is minus F12 vector, यानी मैग्नीट्यूड सेम है but डायरेक्शन अपोजिट है। So from Coulomb's law in vector form it is clear that F12 vector is equals to minus F21 vector। इसका मतलब ये हुआ the force on Q1 due to charge Q2 is equal and opposite to the force on Q2 due to the Q1 charge, means it obeys the Newton's third law। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों चार्जेस का, लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों की अलग अलग होगी, इसलिए F12 इज माइनस F21। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन दैट चार्ज। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि जहाँ पर एक Q0 चार्ज है और इस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है, जैसे Q1 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R01 है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F01, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू दी Q1 इज़ F01। ओके, इसी तरह से इस सिस्टम में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट और है एंड दैट चार्ज इज़ Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है R02। ओके,
सिमिलरली वी हैव अनदर चार्ज Q3। इसी तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं और ऐसे करते करते हमारे पास एक चार्ज है Qn। हमारे पास इतने चार्जेस हैं और इन सभी चार्जेस की वजह से हमें Q0 पे टोटल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हम एज्यूम कर लेते हैं और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R03 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R0n। जैसे Q0 और Q1 के बीच में फोर्स लगा F01, इसी तरह से Q0 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो गई दिस F02 वेक्टर। इसी तरह से Q3 और Q0 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो गई F03 एंड Q0 और Qn के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं F0n वेक्टर। इज इट क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स acting on charge Q0 is the vector sum of the all other forces acting on charge Q0। जैसे यहाँ पर all other forces कौन कौन से हैं? F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, इसी तरह से बहुत सारे हैं और एट लास्ट F0n वेक्टर। तो इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं F01 की, यानी Q0 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ वी नो दैट K, दिस इज द K, Q0 Q1। यहाँ पर दो चार्ज की वैल्यू क्या क्या है? Q0 Q1, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R01 का स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो अलोंग द लाइन ही है। यहाँ पर हमने सभी पॉजिटिव चार्ज माने तो बाहर की तरफ है ये, तो R01 कैप। इसी तरह से F02 यानी Q2 और Q0 के बीच में लगने वाला फोर्स इज K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर और सेम विद डायरेक्शन R02 कैप। इसी तरह से Q0 और Q3 के बीच में कितना फोर्स लगेगा? फ्रॉम कूलम्स लॉ K Q0 Q3, क्योंकि हम दो चार्ज की बात कर रहे हैं तो इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड बाय दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और दोनों चार्ज की जो लेंथ है उसी के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी। और इसी तरह से हमारा लास्ट चार्ज इज K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। From this formula it is clear that K Q0 is common in all over this equation। तो K Q0 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ वैल्यू क्या बची? Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। सिमिलरली Q2 अपॉन R02 कैप प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप एंड सो ऑन Qn अपॉन R0n स्क्वायर एंड R0n कैप। ओके, तो अगर मैं इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं देन आई कैन राइट दैट F net vector is equals to K Q0। मैं लिख सकता हूँ K Q0। और ये देखो जितने भी Q1 है चार्ज किस तरह चल रहा है? Q1 Q2 Q3, यानी चार्ज की वैल्यू इस तरह से है। तो मैं इसको इन जनरल मैंने यहाँ पे लिखा QI, इन जनरल मैंने इसको QI लिख दिया। और अपॉन में वैल्यू किस तरह से चल रही है? R01, इसके बाद में R02, इसके बाद में R03, यानी यहाँ नॉट तो कॉमन है तो R0 लिख दिया। और 1 2 3 इसकी जगह मैंने कॉमन इंडिसेस यूज किया है I। और इसी तरह से अगर मैं इस डायरेक्शन को देखूं तो इस डायरेक्शन में भी बार बार ये वैल्यू ही आ रही है, तो यहाँ पर भी मैंने R0 और I इंडिसेस यूज किया है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस I इज फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है ना? ओके, देन दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द चार्ज। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस एक किसी भी पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर Q0 चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास दो चार्ज और है इसके अलावा Q1 और Q2। तो Q0 चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा दिस टाइम इज F नेट वेक्टर इज दी
अब ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, देन दिस इज द देन एफ नेट वेक्टर इज दी एफ नॉट वन वेक्टर प्लस एफ नॉट टू वेक्टर, यानी जो दोनों फोर्सेज है इन दोनों फोर्सेज का वेक्टर सम ही हमें टोटल फोर्स की अमाउंट देगा ऑन दिस चार्ज। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फोर्सेस है F1 वेक्टर एंड अदर वन इज़ F2 वेक्टर, और उन दोनों फोर्सेस के बीच में देखो वेक्टर सम है। वेक्टर सम का मीनिंग है मतलब हमें वेक्टर के सारे लॉ आनी चाहिए। तो वन इज़ F1 वेक्टर, अदर वन इज़ F2 वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्स वेक्टर इज़ थीटा। तो इस केस में अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है और हमें एफ नेट निकालना है तो हम उन्हीं वेक्टर लॉज का यूज़ करेंगे जो हमने 11th क्लास में सीखे हैं। जैसे इस केस में एफ नेट वेक्टर क्या होगा, एक मैंने F1 वेक्टर माना है, दूसरा F2 वेक्टर माना है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी फोर्सेस के वेक्टर सम कर दो, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। और अब मुझे नेट फोर्स है तो इस नेट फोर्स की दो वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज़ दी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मेरे पास दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आई हैव वेरी सिंपल रूल जो हमने 11th क्लास में बहुत यूज़ किया है कि दो वेक्टर है P एक Q और दोनों के बीच में दोनों वेक्टर है, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या है कि F1 F2, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और उनको वेक्टर सम करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे ये भी हमने वेक्टर लॉ में 11th क्लास में सीखा है हमने। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज़ द F1 वेक्टर एंड दिस इज़ द F2 वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू ये जो वेक्टर है दिस शोज दी एफ नेट वेक्टर, है ना। अब हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर दी, मैग्नीट्यूड तो हमने अभी फाइंड किया ना कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन फाइंड करने के 11th क्लास में हमने दो मेथड सीखे थे। इफ़ दिस थीटा इज़ गिवन देन इट इज़ वेरी सिंपल। अगर थीटा गिवन है तो बहुत सिंपल है, और अगर थीटा गिवन नहीं है तो हमें इन वेक्टर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल छोटा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो देन दिस मीन्स एफ नेट इज़ एफ। अगर थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो होने का मतलब दोनों वेक्टर ये जो F1 F2 है वो सेम डायरेक्शन में है, तो कुछ नहीं सोचना, सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 को ऐड कर देंगे। सिंपल F1 F2 को ऐड कर देंगे, ये F1 ये F2 और ये हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तब भी हमें कुछ नहीं सोचना, कुछ वेक्टर लॉ नहीं लगाना, यानी ये जो वैल्यू वेक्टर लॉ लगाने के बाद ही आती है, लेकिन हमें इसको सीधा लर्न करके रखना है कि अगर दोनों वेक्टर अपोजिट है then f net vector is f1 माइनस f2। जो भी लार्जर फोर्स है उसमें से हम दो सेकेंड फोर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, f1 माइनस f2, f1 माइनस f2 और f2 माइनस f1। एंड इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री और दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो f नेट फाइंड करने का मेथड होता है कि अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका अंडर रूट कर दो, ठीक है। जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F है, दोनों की वैल्यू F है, ओके। देन थीटा इज़ ज़ीरो मीन्स F नेट क्या होगा, लर्न करो। अगर थीटा ज़ीरो सीधा ऐड कर देंगे मीन्स F प्लस F वी गेट 2F। सिमिलरली इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री देन F नेट इज़ F माइनस F, वैल्यू ज़ीरो मिलेगी हमें, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। एंड इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री मीन्स F नेट इज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है ना, अभी मैंने बताया था F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट 2F स्क्वायर मीन्स रूट 2F।
यानी यहाँ पर फोर्स F है, इधर फोर्स F है, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये मिलेगी और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा √2F। एंड इसी तरह से इफ़ थीटा इज़ 60 डिग्री, इफ़ थीटा इज़ 60 डिग्री, इसको सीधा ट्रिक की तरह इसको लर्न करो, F नेट इज़ दी √3F। यानी दो मेन हम ट्रायंगल में इसको यूज़ करते हैं कि दो फोर्स है और उन दोनों फोर्स की ये भी F है, ये भी F है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो इस नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा √3F। एंड इफ़ थीटा इज़ 120 डिग्री, इफ़ थीटा इज़ 120 डिग्री देन F नेट इज़ F। ये भी न्यूमेरिकल में सीधा पूछा जाता है, तो हम इसको सीधा लर्न रखेंगे। यानी यहाँ पर एक तो इसको और इसको खासकर हमें ध्यान रखना है कि F नेट इज़ √3F एंड हियर F नेट इज़ F। यानी थीटा अगर एक 120 डिग्री है, जैसे यहाँ पर ये है, तो ये भी F है, ये भी F है, एंड सपोज दिस इज़ 120, हालांकि 120 है नहीं, मान लेते हैं ये 120 है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ ऑल्सो F, उसका मैग्नीट्यूड भी F ही होगा। ओके।